पार्टनरशिप डीड, इट्स मीनिंग एंड कंटेंट्स। देखो पार्टनरशिप डीड का मीनिंग समझने से पहले हम एग्रीमेंट का मतलब समझते हैं। जब भी 2, 3, 4 जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ये मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे इनको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ती है। मतलब वो टर्म्स एंड कंडीशंस जिस पे बिजनेस रन होगा, जिसपे इन सभी को एक म्यूचुअल कंसेंट देना पड़ता है, ठीक है, मतलब जिसपे सभी राजी होते हैं। सो उन कंडीशंस को हम एग्रीमेंट का नाम दे देते हैं, ठीक है। और अगर ये एग्रीमेंट इन राइटिंग है तो इसे पार्टनरशिप डीड बोल दिया जाता है। अब ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, विच इज इक्वली वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ एज रिटन एग्रीमेंट। नाउ क्या होता है, कई बार पार्टनर्स के बीच में इन बिजनेस प्रोविजंस को लेके कभी वही डिस्प्यूट हो जाता है। मान के चलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेके ही उनके आपस में झगड़ा हो गया कि मैंने ज़्यादा काम किया था। मान के चलो पार्टनर ये बोल रहा है कि मैंने ज़्यादा काम किया है तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट का ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए। सो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पार्टनरशिप डीड है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में इसे एज अ प्रूफ एक्सेप्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड को सभी पार्टनर्स जो है वो साइन करते हैं, और साइन करने का मतलब है कि पार्टनरशिप डीड में जितनी भी प्रोविजंस, टर्म्स एंड कंडीशंस दी हैं, जिस भी पार्टनर ने उसको साइन किया है मतलब उसने उन प्रोविजंस को, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया है। नाउ कमिंग टू द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। देखो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या दिया होता है। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, जैसे पार्टनर्स का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, फर्म की डिस्क्रिप्शन, फर्म का नेम क्या है, ठीक है, फर्म का एड्रेस क्या है। थर्ड इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसकी एक्टिविटीज, उसके ऑपरेशंस किस जगह पर जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे, कहाँ पर जो है बिजनेस रन होगा, उसको हम प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बोल देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे फर्म के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यहाँ बैठते हैं, यहाँ पर जो कस्टमर्स इंटरेक्शंस हैं बिजनेस की, फर्म की, वो यहाँ पे होती हैं, ठीक है। कुछ सिचुएशंस में फर्म का एड्रेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो अलग अलग हो सकता है। ये जो सेकंड नंबर पे हमने फर्म का एड्रेस पढ़ा ना, इट इज बेसिकली रजिस्टर्ड एड्रेस, ठीक है, फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। जैसे बिजनेस ने गवर्नमेंट के साथ कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, गवर्नमेंट ने बिजनेस को कुछ फर्म को कुछ डॉक्यूमेंट भेजने हैं, कोई इंस्ट्रक्शन भेजनी है, तो वो इस एड्रेस पे भेजता है। और रजिस्टर्ड एड्रेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो ये अलग हो सकता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब जो बिजनेस है उसका नेचर क्या है, आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो। जैसे कि आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, या आप कोई टेक्सटाइल रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, वॉट एवर इज द बिजनेस, वो डीड में दिया होता है। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप मतलब स्टार्ट डेट क्या होगी बिजनेस की, कि बिजनेस किस दिन से स्टार्ट होगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में दिया होता है। इसके अलावा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कि कौन सा पार्टनर है वो कितनी कैपिटल लेके आएगा, ठीक है, ये भी पार्टनरशिप डीड में दिया होता है। और इसके अलावा उनके जो कैपिटल अकाउंट्स होंगे वो फिक्स्ड होंगे या फ्लक्चुएटिंग होंगे, ये भी पार्टनरशिप डीड में दिया होता है। अभी इन दोनों का मीनिंग क्या है जब हम रिस्पेक्टिवली ये टॉपिक करेंगे तब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया है, ठीक है, कैपिटल लगाई है, क्या उन पैसों पे बिजनेस पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट पे करेगा, अगर यस तो उसका रेट क्या होगा, ये पार्टनरशिप डीड में दिया होता है, ठीक है। देखो बाकी के कंटेंट्स या क्लॉजेस पढ़ने के पहले हम एक बार ये पार्टनरशिप डीड देख लेते हैं। देखो पार्टनरशिप डीड देखने में कुछ ऐसी होती है, ठीक है, ये देखो, देखो ये स्टैम्प पेपर पे बनी हुई है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसमें देखो पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, उनके फादर्स नेम, एड्रेस। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए। देखो 2 पार्टनर्स हैं, एक अमोलक है, एक सुप्रीत है, दोनों के एड्रेस, फादर्स नेम वगैरह हो गए, ठीक है। किस डेट से बिजनेस शुरू होगा ये भी दिया हुआ है, ठीक है। और आगे जो है बिजनेस के क्या दिए हुए हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, और कुछ जैसे बिजनेस का नाम क्या होगा, बिजनेस किस जगह पर जो है बिजनेस की एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाएंगी, ठीक है, ये सारी चीजें दी होती हैं हमारी पार्टनरशिप डीड। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हमारा 8th जो पार्टनरशिप डीड का क्लॉज है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर्स अगर कभी बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ पैसा लेते हैं, ठीक है, विड्रॉ करते हैं कुछ पैसा बिजनेस में से अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से, तो क्या
जो उन्होंने बिजनेस से कुछ पैसा लिया है, क्या उन्होंने उस पैसे पे कुछ इंटरेस्ट पे करना है? अगर यस, तो उस इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? इसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहे हैं उसका जो आउटकम होगा, चाहे वो प्रॉफिट है या लॉस है, उसे किस तरह आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो क्या होता है, पार्टनर्स बिजनेस को लोन दे भी सकते हैं और पार्टनर्स जो है वो बिजनेस से लोन ले भी सकते हैं। दोनों केसेस में ही अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो बिजनेस क्या पार्टनर को इंटरेस्ट देगा, और अगर देगा तो उसका क्या रेट होगा, और अगर बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया है तो क्या इंटरेस्ट चार्ज करेगा, अगर होगा तो उसका रेट क्या होगा, ठीक है। ये सारा कुछ हमारा पार्टनरशिप डीड में दिया होता है। नेक्स्ट इज रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स। रेमुनरेशन क्या होता है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट के अलावा क्या कोई और अमाउंट दिया जाएगा, जैसे कि सैलरी या कमीशन। अगर दिया जाएगा तो उसका रेट या अमाउंट जो है वो क्या होगा। इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देखो गुडविल क्या होती है, गुडविल होती है किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन, ठीक है। सो जब भी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब दोबारा बनती है किसी भी रीजन से, जैसे कोई न्यू पार्टनर आ रहा है, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है, या कोई पार्टनर जो है वो रिटायर हो गया है किसी भी रीजन से, या पीएसआर जो है वो चेंज हो रही है किसी भी रीजन से, अगर पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो हम गुडविल को रीकैलकुलेट करते हैं, रीवैल्यू करते हैं, और उसका कोई मेथड होते हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। तो बिजनेस ने कौन सा मेथड फॉलो करना है ये भी हमारा पार्टनरशिप डीड में दिया होता है। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जैसे गुडविल को रीवैल्यू किया जाता है इसी तरह एसेट्स को भी रीवैल्यू किया जाता है जब पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। उसका उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, किस मेथड से एसेट्स को जो भी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये भी पार्टनरशिप डीड में दिया होता है ना। अब आ रहा है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। देखो जब भी कोई किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, ठीक है, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो उनको उनका पैसा वापस दिया जाएगा बिजनेस में जो भी था, और वो ऐसा नहीं होगा कि अगर उन्होंने 10 लाख लगाए थे तो उन्हें 10 लाख वापस दिए जाएंगे, नहीं। वो देखेंगे कि उनकी कैपिटल कितनी थी, उस पर कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, उन्होंने क्या कोई ड्राइंग्स कभी बिजनेस से भी ड्रॉ करी थी, और बिजनेस की एसेट्स में क्या, एसेट्स की वैल्यू में क्या कोई इंक्रीज या कोई डिक्रीज हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सेटलमेंट अमाउंट होती है उसको अफेक्ट करती हैं। वो सेटलमेंट अमाउंट किस तरह से इन पार्टनर्स को या जो कोई पार्टनर की डेथ हो गई है उसके लीगल हायर को दी जाएगी, तो उसका मोड क्या होगा, उसको लमसम में देंगे, उसको इंस्टॉलमेंट में देंगे, ये भी हमारा पार्टनरशिप डीड में दिया होता है। अकाउंटिंग पीरियड की बिजनेस कौन सा अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करेगा, हमें पता है अकाउंटिंग पीरियड एक होता है जैन टू दिसंबर और एक होता है अप्रैल टू मार्च। अब अकाउंटिंग पीरियड सेलेक्ट करने का मतलब होता है, अगर उन्होंने जैन टू दिसंबर सेलेक्ट किया तो मतलब वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिसंबर में क्लोज करेंगे, और उन्होंने अगर अप्रैल टू मार्च सेलेक्ट किया तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मार्च में क्लोज करेंगे। जनरली मोस्टली बिजनेसेस जो होते हैं ना उनका अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल टू मार्च होता है। नेक्स्ट इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, की बिजनेस के जो भी पार्टनर्स हैं उनको क्या राइट्स दिए जाएंगे और उनकी क्या ड्यूटीज होंगी बिजनेस के लिए, ये भी हमारी डीड में दिया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप जो है वो कितने टाइम तक चलेगी, क्या पार्टनरशिप कोई पर्टिकुलर वेंचर के लिए है, मतलब कि कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म फॉर्म की गई है, या फिर कोई फिक्स ड्यूरेशन के लिए से 5 ईयर्स या 10 ईयर्स, ठीक है। या फिर तीसरा होता है एट विल। इसका क्या मतलब होता है कि पार्टनरशिप की कोई फिक्स्ड ड्यूरेशन होती ही नहीं है। पार्टनरशिप डिसॉल्व कब होगी, पार्टनरशिप खत्म कब होगी, एट द विल ऑफ पार्टनर्स, मतलब जब पार्टनर्स चाहेंगे, ठीक है। सो ये भी हमारी पार्टनरशिप डेट में दिया होता है। नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट ऑपरेशंस, की जो पार्टनरशिप फॉर्म का बैंक अकाउंट है वो एनी ऑफ द पार्टनर्स ऑपरेट कर सकता है या जॉइंटली ऑपरेट करना है। अब देखो अगर एनी ऑफ द पार्टनर्स है मतलब सभी पार्टनर्स, मतलब कोई भी पार्टनर जाके जो है वो पार्टनरशिप फर्म के जो बैंक अकाउंट है उसको मैनेज कर सकता है। अगर जॉइंटली है उसका मतलब है जब तक सभी पार्टनर्स जॉइंट कंसेंट नहीं देंगे तब तक बैंक अकाउंट के जो ऑपरेशन है उन्हें मैनेज नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि अगर कल को किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या वो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे या बिजनेस डिसकंटिन्यू कर देंगे, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अगर कभी डेथ होती है तो दोनों में से क्या फॉलो होगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में दिया होता है। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर कभी फ्यूचर में पार्टनर्स की आपस में किसी बात पे कोई लड़ाई हो जाती है, कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं,
तो उनको सेटलमेंट का मोड क्या होगा, किस ज्यूरिस्डिक्शन में आएगा, किस फोरम में जाके उन्होंने अपने जो डिस्प्यूट्स हैं इनको सेटल करना है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी पार्टनरशिप डीड में दी होती हैं। फिर इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का जो भी कॉस्ट होगा, ठीक है, ये कॉस्ट जो है ये कौन किस तरह से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी हमारी पार्टनरशिप डीड में दिया होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लॉजेज ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये नॉर्मल क्लॉजेज हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें ही पार्टनरशिप डीड में दी हो, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ें दी हों, ठीक है। हो सकता है इनमें से कुछ मिसिंग भी हो, और हो सकता है इनमें से कुछ एडिशनल चीज़ें भी हों, ठीक है, जो पार्टनरशिप डीड में दी होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द particular nature of the business, particular requirement of the business. Now coming to next part, which is why a partnership business need to have a partnership deed. ये हमने वैसे डिस्कस कर ही लिया है कि पार्टनरशिप बिजनेस को रिटर्न एग्रीमेंट क्यों लेना चाहिए। देखो उसका क्या रीज़न है। अगर चीज़ें राइटिंग में होंगी तो पार्टनर्स को पता होगा कि उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं और उनकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है। और जो चीज़ राइटिंग में होगी उसके लिए कल को डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, क्योंकि हर चीज़ ऑलरेडी राइटिंग में दी हुई है। पार्टनर्स ये नहीं बोल सकते कि मैंने ज़्यादा काम किया है तो मैं ज़्यादा शेयर ऑफ प्रॉफिट लूँगा। क्यों? क्योंकि ये एविडेंट है कि डीड में जितना भी PSR रेशो दिया हुआ है उसी के बेस पे जो है वो प्रॉफिट या लॉस शेयर होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। सेकेंड इज, अगर डिस्प्यूट हो भी जाते हैं, देखो फर्स्ट केसेस कि डिस्प्यूट्स अराइज ही नहीं होंगे क्योंकि हर चीज़ रिटर्न में दी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्यूट्स अराइज हो भी जाते हैं तो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना ईजी हो जाता है अगर आपने रिटर्न एग्रीमेंट को फॉलो किया, क्योंकि हर चीज़ राइटिंग में है, ठीक है। तो जो भी डिस्प्यूट का रीज़न है उसको पार्टनरशिप डीड की प्रोविजन से मैच करके आप उसका सोल्यूशन बहुत आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये तो था हमारा आज का टॉपिक ऑन पार्टनरशिप डीड। अब देखो क्या होता है, कई बार पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं होती, एब्सेंट होती है। इसका क्या मतलब है? ओरल एग्रीमेंट, ठीक है ना। ओरल एग्रीमेंट के केस में क्या होता है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की कुछ प्रोविजंस जो है वो अप्लाई होती हैं, ठीक है। जैसे अगर रिटर्न एग्रीमेंट में नहीं डिसाइडेड है कि PSR रेशो क्या होनी चाहिए, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि आपका PSR रेशो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ऐसी और भी बहुत सारी प्रोविजंस होती हैं। बट इसमें अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कुछ पार्टनर्स ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करी है, ठीक है, ओरली डिसाइड करी है, पार्टनरशिप डीड भी नहीं है, तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजंस प्रिवेल करेंगी या ओरल एग्रीमेंट प्रोविजंस प्रिवेल करेंगी, ठीक है। इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में समझेंगे, जैसे बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। सो कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।